हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं एंड ये सीरीज को अपन कंटिन्यू रखेंगे जिसमें अपन रिवीजन के साथ साथ एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन लाइन टू लाइन एक साथ पढ़ते पढ़ते साथ साथ रिवीजन भी करते जाएंगे। ये पूरा जो लेक्चर होगा इसमें आपको दोनों साइड देखो, एक साइड तुम्हारा एनसीईआरटी है और एक साइड जो मैंने अपनी तरफ से रिवीजन के लिए एक बहुत छोटे फॉर्म में एनसीईआरटी के ग्लिम्स, एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं। ताकि तुम लोगों को मतलब पढ़ने में, लर्न करने में बहुत इजी रहे। स्टार्ट करते हैं विद द टुडेज लेक्चर, दैट इज द बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। अगर मैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की बात करूँ तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि बॉडी फ्लूइड में हमारे बेसिकली एक आ जाता है लिम्फ, ठीक है, और दूसरा फ्लूइड आ जाता है हमारा ब्लड। ठीक, दूसरा आ जाता है क्या? ब्लड। सो ये दोनों जो फ्लूइड्स हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। फाइन। अब सर्कुलेशन कहाँ होगा? सर्कुलेशन आपकी वेसल्स में होगा। कहाँ होगा? वेसल्स में होगा। फाइन। अब वेसल्स आपकी तीन टाइप की होती है। एक हो गई आर्टरीज, दूसरी हो गई आपकी वेन्स एंड तीसरी हो गई कैपिलरीज। फाइन। अब बेसिकली इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप लोगों को ये देखना है कि एक्चुअल में हमारे अंदर कौन कौन से फ्लूइड होते हैं, उस फ्लूइड के अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं, उन सेल्स का क्या क्या काम होता है, हमारे ब्लड का क्या काम होता है, आरएच कंपैटिबिलिटी क्या होती है, ठीक है, किस तरीके से हमारा जो हार्ट है वो पंप करता है हमारे पूरे बॉडी को, सेल को किस तरीके से जो ऑक्सीजन है वो सेल्स तक पहुंचता है, ये सारी चीज़ें किस तरीके से हम मतलब सब जो हार्ट बीट है वो तेज़ हो जाती है, रेगुलेशन किस तरीके से होता है, वो इस पर्टिकुलर चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं। ये जो आज का जो टॉपिक है, ये बेसिकली स्टार्टिंग के जो हमारे 3 पेजेस हैं, उसको अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं टिल द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। आई नो थोड़ा कम है बट धीरे-धीरे करके अगर अपन देख पढ़ेंगे तो ज़्यादा दिमाग में घुसेगा। एंड ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे एनसीईआरटी की एक-एक लाइन आपको समझाने वाली हूँ। तो यहाँ पे एक तरीके से आपको एनसीईआरटी दिमाग में बैठती भी जाएगी कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखी है, प्लस दूसरी चीज़ ये होगी कि यहाँ पे रिवीजन के लिए भी मैंने साथ में दे रखा है, तो यहाँ पे डबल तरीके से आपका रिवीजन होगा। एक तो थ्रू आपका एनसीईआरटी एंड एक होगा आपके थ्रू रिवीजन पीपीटी के थ्रू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके। सो इतना हमने डिस्कस कर लिया। ब्लड और लिम्फ दो मेन फ्लूइड्स हैं हमारी बॉडी में। सर्कुलेशंस हमारे आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स के थ्रू होता है ब्लड बॉडी में। बेसिकली इसमें बस इतना लिखा हुआ है। अब ये स्पेशल फ्लूइड्स हैं जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज ब्लड एंड लिम्फ। अब ब्लड क्या होता है? ब्लड इज बेसिकली अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ये एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? क्या है? एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फाइन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सर्कुलेशन बेसिस को अगर आप इधर कलर चेंज करते हैं। ओके। अगर आप सर्कुलेशन बेसिक्स पे जाओ तो ऑल लिविंग सेल नीड कांस्टेंट सप्लाई। हम सारे के सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कांस्टेंट सप्लाई चाहिए होती है, न्यूट्रिएंट्स की, ऑक्सीजन्स की, ठीक है, और अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस की। एंड दे मस्ट कंटिन्यूसली गेट रिड ऑफ वेस्ट एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। अब हम बेसिकली ये बहुत सारे आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम बॉडी में नहीं रख सकते, जैसे कि अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। विद द हेल्प ऑफ दिस सर्कुलेशन हम अपने जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको बॉडी से बाहर फेंक सकते हैं, निकाल सकते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है, तो इस इन द फॉर्म ऑफ योर एक्सलेशन प्रोसेस। तो इस तरीके से आप अपने हार्मफुल वेस्ट को निकाल सकते हो। ठीक।
सो इट इफ दिस डजंट हैपन टिश्यूज कैन नॉट रिमेन हेल्दी। अगर ये नहीं होगा तो टिश्यू हेल्दी नहीं रहेगा। ऑफ कोर्स ये बात है, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस, कोई भी टॉक्सिसिटी हो, चाहे वो कुछ भी हो, तुम्हारे लाइफ में कुछ भी, कोई टॉक्सिक पर्सन हो, कुछ भी टॉक्सिसिटी हो, तो अगर जब तक आप उसको अपने लाइफ से बाहर नहीं निकालोगे तब तक आपका बॉडी आप खराब होते जाओगे, ठीक है। मेंटल पीस जो है वो खराब होती जाएगी। सेम गोज विद टिश्यू, सेम गोज विद योर सेल, कि जब तक टॉक्सिक कोई भी प्रोडक्ट है जैसे अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर वो सेल में प्रेजेंट है तो उससे सेल का जो ऑर्गेनेलीज है वो खराब हो गई, इन टर्म सेल्स खराब होंगे, ठीक है। तो हमें निकालना ज़रूरी है। सो व्हाई डू वी नीड अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम? हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो सेल्स आर ऑफन फार अवे फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सो दे कैन नॉट डायरेक्टली ऑब्टेन न्यूट्रिएंट और द ऑक्सीजन। अब हमारे सेल्स क्या है, लेयर के अंदर फिट हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमारे सेल्स जो हैं वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में नहीं रहते, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, तो उन्हें डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता। जैसे अमीबा है, वो डायरेक्ट अपने एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में रहता है, तो उसको ऑक्सीजन, उसको जो भी चीज़ें चाहिए होती है, वेदर इट्स अ न्यूट्रिएंट, वेदर इट इज़ अ गैसेस, वो सब उसको वहीं के वहीं मिल जाती है। लेकिन हमारे लिए, हम जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में रहना हमारे सेल्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल होता है। इस वजह से वी नीड अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ताकि हमारे जो सेल्स हैं उन तक ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स वगैरह पहुंच सके। सो देयरफॉर ऑर्गेनिज्म नीड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म टू कैरी द सब्सटेंसेस टू द सेल्स एंड अवे फ्रॉम द सेल्स। सेल्स तक एंड सेल्स से अवे, मतलब सेल्स तक जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, एंड अवे फ्रॉम द सेल्स जैसे अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। डन। अब अलग-अलग एनिमल्स जो हैं वो अलग-अलग ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज़ करते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो उसमें आता है सिंपल डिफ्यूजन। अब सिंपल ऑर्गेनिज्म में सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू आप अपना जो एक्सक्रीटा है उसे निकाल सकते हो बॉडी से। जैसे कि स्पंजेस की अगर अपन बात करें, सिलिंट्रेट्स की बात करें, सो दे डू नॉट हैव अ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उनमें कोई वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता। द they circulate water from their surrounding through their body cavities, and this allowed the direct exchange of oxygen, nutrient and waste. इनके पास एक पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता। एक कैविटी होती है जिसमें वाटर आता है और वाटर जाता है। वाटर जब आएगा तो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन, जो भी उसकी ज़रूरत वाली चीज़ है, वो सेल्स को देगा, और जब वापस जाएगा तो वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो लेके जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमंस या फिर कोई भी अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सो दे यूज स्पेशल फ्लूइड। वो एक स्पेशल फ्लूइड यूज करते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर। जैसे कि ब्लड हो गया एंड लिम्फ हो गया। ब्लड जो है ये मेन ट्रांसपोर्ट फ्लूइड है, एंड इन ऑलमोस्ट ऑल हायर एनिमल्स जैसे कि ह्यूमंस में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये ऑक्सीजन कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है, हॉर्मोन्स, वेस्ट सब कैरी करता है। फाइन। लिम्फ की अगर मैं बात करूं तो ये आपके प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा, फैट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा, और इम्यून फंक्शन भी करता है। नाउ, अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है? हमने पढ़ना है कि ब्लड की कंपोजिशन क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा के बारे में पढ़ना है। ब्लड की क्या प्रॉपर्टी है, लिम्फ और उसके क्या फंक्शन है, और मैकेनिज्म ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन, मतलब हमें हार्ट के बारे में पढ़ना है, वेसल्स के बारे में पढ़ना है, एंड डबल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ना है। ये हो गया हमारा क्या, इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट तुमको थोड़ा सा डीप में इसलिए समझाया, इन केस कहीं से भी कुछ भी एनसीईआरटी से आता है, सो यू मस्ट नो अबाउट दैट। फाइन। अब अगर अपन बात करें, अब यहाँ से अपना मेन जो है टॉपिक वो स्टार्ट होता है। तो अगर मैं बात करूँ ब्लड की, तो ब्लड में दो मेन आपके कैरेक्टर्स होते हैं, या मैं ऐसे बोलूँ दो मेन एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर आ जाते हैं आपके आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, ये आपको याद रखना है।
मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके लिए लेक्चर थोड़ा अट्रैक्टिव बना सकूँ थ्रू माय प्रेजेंटेशन, एंड आई होप ये आप लोगों को अच्छी लगती हो। ठीक है ना। आज मैं अगर प्लाज्मा की बात करूँ, पहले अपन एनसीईआरटी से समझेंगे और फिर अपन यहाँ पर रिकैप करेंगे। सो प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर, ठीक है, स्ट्रॉ कलर का विस्कस फ्लूइड है जिसमें 55% ऑफ द ब्लड रहता है। मतलब अगर ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो उसमें प्लाज्मा का योगदान 55% है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। 90 to 92% of plasma is water and protein contributes 6 to 8% of it. अब ये चीज समझो क्या है। बेसिकली ये पॉइंट ये कहना चाहता है कि ब्लड में एक प्लाज्मा होता है और एक आपके होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। एक होते हैं प्लाज्मा और दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब इसके 100% में से ये जो प्लाज्मा है ये 55% है। अब प्लाज्मा में भी आपके अगर अपन बात करें तो एक होता है वाटर और दूसरा होता है प्रोटीन। तो अगर मैं वाटर की बात करूं तो प्लाज्मा में वाटर का कौन नंबर कितना है? 90 to 92%। और वहीं पे प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो वो सिर्फ रह जाते हैं 6 to 8%। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूलिन, एल्ब्यूमिन आर द मेजर प्रोटीन्स, ठीक है। तो फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन एंड एल्ब्यूमिन ये तीन हमारे मेजर प्रोटीन हैं जो कि आपको प्लाज्मा में मिलेंगे। अब अगर मैं बात करूं फाइब्रिनोजन की, तो फाइब्रिनोजन जो है सबसे पहले आपके कहाँ काम करता है? बेसिकली क्लॉटिन और कोगुलेशन में काम करता है। मतलब जब भी कभी चोट लगती है तो वहां पे खून को रोकने का काम जो करता है वो कौन करता है? फाइब्रिनोजन का होता है। सो ये जो फाइब्रिनोजन है, इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन एंजाइम, इट विल कन्वर्ट इनटू अ फाइब्रिन और ये आपके कोगुलेशन में काम करता है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ ग्लोब्यूलिन की, तो ग्लोब्यूलिन जो है ये प्राइमरली डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व रहता है। एंड वहीं पे मैं एल्ब्यूमिन की बात करूँ तो ये ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए इन्वॉल्व रहता है। देखो, इसको याद करने का बहुत इजी एक टेक्निक है। लाइक फाइब्रिनोजन फाइबर्स प्रोड्यूस करता है। मतलब एक स्टोरी बनाओ, जब भी तुम्हारी चोट लगती है तो जब तुम उसको देखते हो, उस चोट के आसपास जब देखते हो थोड़े दिन बाद, तो इस तरीके से थोड़े थोड़े थ्रेड्स लाइक फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इसको तुम फाइबर्स समझो, ठीक है। तो ये फाइबर्स आपके कहाँ बनते हैं? जहाँ आपको चोट लगती है। तो ये कोगुलेशन में काम करा, फाइन। अब ग्लोब्यूलिन, जब भी आप ग्लोब्यूलिन की बात करोगे तो आपको एक कॉमन टर्म, जैसे कि जो पहली बार भी अगर 11th पढ़ रहा है, ठीक है, अगर मुझे उसको भी ये चीज याद करवानी होगी तो बहुत इजी तरीका ये है कि आप ग्लोब्यूलिन को ऐसे याद रखोगे, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, बस ये वर्ड याद रख लेना, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। अब जब भी आप इम्यूनोग्लोब्यूलिन याद रखोगे तो इससे क्लियर आपको समझ में आ जाएगा कि जो हमारे ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है वो इम्यूनिटी के लिए काम करते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है ये बहुत सारे होते हैं। आईजीजी होता है, आईजीए होता है, आईजीएम होता है, ठीक है। ऐसे GAMED से आप याद रख सकते हो इम्यूनोग्लोबुलिन को, ठीक है। ये आपके जो ग्लोबुलिन है वो डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है, इम्यूनिटी में काम करता है। एंड तीसरी चीज अपने आप याद हो जाएगी, दैट इज द एल्ब्यूमिन, जो कि ऑस्मोटिक बैलेंस में काम करता है।
ओके, सो प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स। अब इनके अलावा, ये तो 6 to 8% होते हैं, अब इनके अलावा कुछ आपके मिनरल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, मिनरल्स भी यहाँ प्रेजेंट रहते हैं। सो ये हो गए सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन। Now, glucose, amino acid, lipids, etc. are also present in the plasma as they are always transit in the body. Factors of the coagulation or the clotting blood are also present in the plasma in an inactive form. Plasma without the clotting factor is called serum. ये वाला क्वेश्चन तो भाई इतनी बार पूछा जा चुका है जिसकी कोई हद नहीं। अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर हटा दें, ठीक है, प्लाज्मा से अगर अपन क्लॉटिंग फैक्टर हटा दे तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सीरम। अब हम इसको थोड़ा सा अपन देखते हैं अपनी पीपीटी से। ठीक है, तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत मैंने कंसाइज कर दिया है, तुम लोगों को लगेगा मैम ने बहुत सारा लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में ये बहुत छोटा छोटा ही चीज़ है, बस मतलब थोड़ा कम जगह पे लिखने की कोशिश करिए। सो बेसिकली प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर का लाइट येलोइश कलर का फ्लूइड होता है, थिक फ्लूइड होता है, जो कि 55% ऑफ द ब्लड का मार्क करता है। 92% वाटर होता है, 6 to 8% प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन में भी तुम्हारे यहाँ पे एक हो जाएगा फाइब्रिनोजन, दूसरा हो जाएगा ग्लोबुलिन, तीसरा हो जाएगा एल्ब्यूमिन। फाइब्रिनोजन में ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, फंक्शन। ग्लोबुलिन जो है ये डिफेंस मैकेनिज्म या इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, एंड एल्ब्यूमिन जो है वो ऑस्मोटिक बैलेंस में काम करता है। दूसरे सब्सटेंसेस जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं आपके मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, एंड दे आर ऑलवेज बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नाउ अगर मैं क्लॉटिंग की बात करूँ तो क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा कंटेन क्लॉटिंग फैक्टर इन एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर ऑब्वियस सी बात है, अगर ये क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो जरा सोचो, अगर ये एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये ब्लड वेसल में ही कोगुलेशन करना चालू कर देंगे, एंड अगर ब्लड वेसल में कोगुलेशन चालू हो गया तो ब्लड सर्कुलेशन कैसे हो पाएगा? ब्लड फ्लो ही नहीं कर पाएगा, इसलिए ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। जब क्लॉटिंग फैक्टर रिमूव किया जाता है तो प्लाज्मा जो है वो सेरम बन जाता है। अब प्लाज्मा का क्या है? इसमें हैज क्लॉटिंग फैक्टर एंड कलेक्टेड विद द एंटीकोगुलेंट्स। वहीं पे सेरम की अगर अपन बात करें, डू नॉट हैव द क्लॉटिंग फैक्टर एंड कलेक्टेड आफ्टर क्लॉटिंग। फाइन। अब अपन बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। नाउ फॉर्म्ड एलिमेंट्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कलर चेंज करती हूँ। ओके फाइन। सो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपके सबसे पहला जाता है एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स। एरिथ्रोसाइट्स को आप आरबीसीज बोलते हो, ल्यूकोसाइट्स को आप डब्ल्यूबीसीज बोलते हो, एंड प्लेटलेट्स को आप थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हो। आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इनको आप फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हो एक साथ, और ये नियरली अबाउट 45% ऑफ द ब्लड प्रेजेंट रहती है। 55% हो गए आपके क्या? प्लाज्मा, एंड 45% हो गए क्या? आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब अगर मैं एरिथ्रोसाइट्स की बात करूं तो एरिथ्रोसाइट्स या फिर रेड ब्लड सेल्स जो है, दीज आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ द सेल्स इन द ब्लड। आपके ब्लड में जितने भी सेल्स है उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई सेल्स प्रेजेंट हैं तो वो होते हैं आरबीसीज। इनका नंबर याद रख लो, दैट इज द 5 million to 5.5 million आरबीसीज मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जस्ट अ सेकेंड, पता नहीं टीडी लाइन क्यों खिंच गई, कोई ना। ओके, ठीक है, तो 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसीज आपके प्रेजेंट होती हैं कहाँ पर? ब्लड में। नाउ आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो। कहाँ बनती हैं? ये आपके रेड बोन मैरो में बनती है। अब ये बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होती है? ये बोन मैरोज हमारे जितने भी लॉन्ग बोन्स होती है ना उसमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, नाउ आरबीसीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। आरबीसीज के पास क्या प्रेजेंट नहीं होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है।
क्यों न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है? बिकॉज उसके पास हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन को बहुत सारा ऑक्सीजन पकड़ पकड़ के लेके जाना होता है सेल्स के पास। ठीक है, तो मैक्सिमम ऑक्सीजन उसमें आराम से बैठ के जा सके, हीमोग्लोबिन आराम से उसको पकड़ के ले जा सके, इसलिए न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ दीज फॉलोइंग डज नॉट हैव न्यूक्लियस। इस तरीके के इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगर आप आसानी से देख के आराम से पढ़ोगे तो आंसर कर पाओगे। सो इन मोस्ट ऑफ द mammals एंड आर बाइकॉन्केव इन शेप। कैसे शेप के होते हैं? बाइकॉन्केव शेप के होते हैं। दे हैव अ रेड कलर आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, जिसको आप क्या बोलते हो? हीमोग्लोबिन बोलते हो। ये दो कंपाउंड से बना है, दैट इज हीम प्लस ग्लोबिन। ठीक है, हीम के अंदर जो होता है आयरन होता है, एंड ग्लोबिन इज बेसिकली हमने यहाँ पे एक्चुअली क्या है, ग्लोबिन इज अ प्रोटीन। ठीक है, सो हीम एंड ग्लोबिन से आपका हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है। नाउ हेंस द कलर एंड द नेम ऑफ दिस सेल। अब हीमोग्लोबिन कैसा होता है? ये बेसिकली आयरन कंटेनिंग रेड कलर का होता है, एंड इस वजह से आरबीसी हमको रेड दिखती है। एंड सो ब्लड, क्योंकि ब्लड में सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसी की होती है तो वो होती है आरबीसी की। फाइन। एक हेल्दी इंडिविजुअल में, ये नंबर याद रख लो, 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन आपके एक हेल्दी इंडिविजुअल में हर 100 ml ऑफ ब्लड में प्रेजेंट होगा। नाउ दीज मॉलिक्यूल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ऑफ कोर्स सी बात है, अपन रेस्पिरेशन ऑफ गैसेस पढ़कर आए हैं, तो वहां पे अगर ऑक्सीजन बाइंड करती है तो वो किससे बाइंड करती है? हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इवन कार्बन मोनोऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। नाउ आरबीसीज हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन। आरबीसीज की एवरेज लाइफ स्पैन कितनी होती है? 120 डेज होती है। आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन, जिसके बाद वो स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। स्प्लीन इज बेसिकली एज अ act as a graveyard for the RBC। मतलब ये बोन मैरो से जन्म लेके स्प्लीन में जाके मर जाती हैं, वहां जाके मर के स्टोर हो जाती हैं। फाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर आरबीसी। अब पहले आरबीसी के बारे में पढ़ लेते हैं। सो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आ गए आपके, एक तो एरिथ्रोसाइट्स, दूसरा हो गया आपके ल्यूकोसाइट्स, तीसरी हो गई आपकी क्या, प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर आ जाएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स दैट विल कॉन्स्टिट्यूट अबाउट द 45% ऑफ द ब्लड। नाउ अगर मैं एरिथ्रोसाइट्स की बात करूं, तो एरिथ्रोसाइट इज बेसिकली मोस्ट अबंडेंट सेल्स है। नॉर्मल काउंट इसका 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर क्यूबिक होता है इन एडल्ट मेन। फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो, आपके इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है बाय मोस्ट मैमल में। ठीक है, बाय कॉन्केव शेप के होते हैं ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके, मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरी आउट कर सके। इसमें हीमोग्लोबिन कंटेन करता है, ये आयरन कंटेनिंग रेड पिगमेंट होता है। अब हीमोग्लोबिन जो है वो आपके 12 to 16 ग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड नॉर्मली प्रेजेंट होना चाहिए। कैरीज ऑक्सीजन, CO2 एसेंशियल फॉर गैस ट्रांसपोर्ट। लाइफ स्पैन, इसका एवरेज लाइफ स्पैन 120 डेज होता है। और ये कहाँ जाके डिस्ट्रॉय होता है? स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होता है। आई होप ये वाला जो एरिथ्रोसाइट का स्लाइड है समझ में आया होगा। Fine. Now moving towards the next, that is the leukocytes और WBCs। तो WBCs की अगर मैं बात करूँ तो WBCs इज बेसिकली, इसको आप क्या बोलते हो? वाइट ब्लड सेल्स बोलते हो। एंड ये वाइट ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन नहीं होता, इस वजह से ये रेड कलर के नहीं वाइट कलर के दिखते हैं। ल्यूको का मतलब ही क्या होता है? वाइट। ठीक है, ल्यूक का मतलब ही क्या होता है? वाइट। सो दीज आर नोन एज ल्यूकोसाइट्स। नाउ ये आपके न्यूक्लिएटेड होते हैं, ये किसी भी तरीके के गैसेस कैरी नहीं करते हैं, हीमोग्लोबिन इनमें प्रेजेंट नहीं होता है, दस दे हैव अ न्यूक्लियस। फाइन। नाउ एंड रिलेटिवली लेसर इन नंबर, ये कम थोड़े रेंज में होता है, दैट इज 6000 to 8000 पर मिलीमीटर पर क्यूब।
ऑफ ब्लड। ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव्ड। ये आपके आरबीसीज तो 120 डेज तक रह लेते हैं, लेकिन ल्यूकोसाइट्स जो है वो थोड़े से कम दिन तक रहते हैं। तो वी हैव टू मेन कैटेगरीज। अब डब्ल्यूबीसीज में भी आपके दो मेन कैटेगरीज आते हैं, दैट इज एक तो जिनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ग्रैन्युलेटेड या ग्रैन्यूल्स वाले, ठीक है, और एक होते हैं ए ग्रैन्युलेटेड, मतलब जिनमें ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है, ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। नाउ एक हो गया ग्रैनुलोसाइट्स और दूसरे हो गए क्या, ए ग्रैनुलोसाइट्स। फाइन। सो ये दो आपके सेल्स हो गए। अब न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, ठीक है, ये आपके ग्रेन्युलोसाइट्स हो जाते हैं। कौन कौन से, ये याद रखो बिकॉज बहुत बार पूछा जाता है। तो ग्रेन्युलोसाइट्स में आपके आ जाते हैं, पहला है आपका न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, दूसरा आता है आपका इओसिनोफिल, इओसिनोफिल, एंड तीसरा है आपका बेसोफिल, ठीक है। सो इसको मैं बैगन की तरह याद रखती हूँ, बेसिकली बैगन, बैंगन, ठीक है, जो एक सब्जी होती है, ठीक है, तो बैंगन की तरह आप याद रख सकते हो। सो बी फॉर बेसोफिल्स, ई फॉर इओसिनोफिल्स, जिसकी स्पेलिंग मैं रखती हूँ BEGN, ठीक है। सो जी डिनोट्स योर ग्रेनुलोसाइट्स, एन डिनोट्स योर न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, ई डिनोट्स योर इओसिनोफिल्स एंड बी डिनोट्स योर बेसोफिल्स। आई होप ये थोड़ी ट्रिक तुम्हें याद करने में ईज होगा। अब उसके बाद अगर अपन बात करें ए ग्रेनुलोसाइट्स की, तो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आपके ये तो दो ही हैं, तो लिम्फोसाइट्स और दूसरा हो गया आपका क्या, मोनोसाइट्स, ठीक है। सो ये दो ही हो गए, तो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स आपके कहाँ आ गए, ए ग्रेनुलोसाइट्स में। आई होप ये बैगन और आपके लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आपको याद रह जाएंगे। अब दूसरी चीज ये आती है कि रेंज इनके, तो न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ये सबसे ज्यादा अबंडेंट सेल्स होते हैं, दैट इज 60 to 65% ऑफ द टोटल WBC। मतलब सबसे ज्यादा अगर WBC में कोई सेल पाया जाता है तो दैट इज न्यूट्रोफिल। कितने, 60 to 65% तक होते हैं। एंड देन फिर उसके बाद यहाँ पर कहीं बीच में वी हैव आर, आई थिंक, मोनोसाइट्स, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं आपके मोनोसाइट्स, ठीक है, मोनोसाइट्स, ठीक है, दैट इज ये 6 to 8% रहते हैं। फिर उसके बाद आते हैं आपके इओसिनोफिल्स, क्या आते हैं, इओसिनोफिल्स। फाइन, सॉरी सॉरी, मैं यहाँ मिस्टेक कर गई, वही मैं सोच रही थी, जस्ट अ सेकेंड। ये आते हैं आपके लिम्फोसाइट्स यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो यहाँ पे आते हैं आपके लिम्फोसाइट्स, ठीक है, लिम्फोसाइट्स दैट इज 20 to 25%। फिर आते हैं आपके मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ठीक है, दैट इज आपका कितना, 6 to 8%, सॉरी। एंड देन आते हैं आपके क्या, इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स, जिसका रेंज होता है आपका 2 to 3%। एंड लास्ट इज योर बेसोफिल्स, जिसकी रेंज होती है 0.5 to 1%। सो ये बेसिकली आपको याद ऐसे रखो कि इसमें स्टार्टिंग एंड से होती है, बी पे खत्म होता है। आई नो थोड़ा सा ट्रिकी है याद करने में, या तो तुम लोग सिंपल याद रखो, मैंने जो याद रखा था वो इस तरीके से रखा था, स्टार्टिंग एन से होती है, एंड बी पे होता है, और बीच में आगे की तरफ दोनों ए ग्रेनुलोसाइट्स आते हैं, ठीक है, और फिर इओसिनोफिल। आई नो थोड़ा सा ट्रिकी है, बट इट्स ओके, तुम अपना तरीका भी ढूंढ सकते हो, ये मेरा तरीका था। फाइन, तो ये इस तरीके से आप लर्न करना इसको, और ये ज़रूरी है ये सीरीज़ लर्न करना, क्योंकि पूछते हैं।
फाइन। सो न्यूट्रोफिल्स जो है ये 60 टू 65% है डब्ल्यूबीसीज के। बेसोफिल्स जो है ये 0.5 टू 1% होते हैं। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स जो इसमें मोनोसाइट्स जो है 6 टू 8% होता है, जिसका काम होता है फेगोसिटिक सेल्स होता है। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स जो होते हैं क्या होता है, ये फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं, जो कि फॉरेन ऑर्गेनिज्म जब एंटर करता है बॉडी के अंदर तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। बेसोफिल्स का काम क्या है, ये हिस्टामिन और सेरोटोनिन और हेपारिन सिक्रीट करता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है आपको। सो बेसोफिल्स जो है बेसिकली हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपारिन सिक्रीट करेगा। वहीं पे ये आपके इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस के लिए इन रिस्पॉन्सिबल भी होगा। वहीं इयोसिनोफिल्स की अगर मैं बात करूं, इट रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड आर ऑल्सो जस्ट अ सेकेंड एसोसिएटेड विद द एलर्जिक रिएक्शन। सो ये बेसिकली पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी प्रोटीन है ये जो आपके सॉरी इसमें से कौन सी सेल्स जो है वो जो आपके एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। सो यस, इट इज योर इयोसिनोफिल्स। वहीं पे लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो 20 to 25% होते हैं। एंड ये दो तरीके के होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट, एक टी लिम्फोसाइट। ठीक है, सो बी लिम्फोसाइट जो होते हैं ये बेसिकली आपके इम्यून सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और टी सेल्स उनको हेल्प करते हैं। नाउ बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। जितनी भी हमारे इम्यूनिटी से रिलेटेड रिस्पॉन्सेज जनरेट करती है बॉडी, वो सब आपके बी और टी फॉर्म जो होते हैं लिम्फोसाइट के रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। फाइन। तो यहाँ पे अगर अपन थोड़ा सा रिकैप कर लें डब्ल्यूबीसी के बारे में, तो डब्ल्यूबीसी जो होते हैं इसके कलर्ड फीचर्स देखें तो सबसे पहले ये कलरलेस होता है। उसके बाद आपका ये न्यूक्लिएटेड रहता है, काउंट इसका 6000 टू 8000 रहता है, शॉर्ट लिव्ड है, फंक्शन इसकी बॉडी डिफेंस के लिए यूज होता है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ ग्रेनुलोसाइट्स की, जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, उसमें आ जाता है सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स जो कि 60 टू 65% है, मोस्ट अबंडेंट होता है, फेगोसिटिक या फिर इंगल्फ या डिस्ट्रॉय करता है माइक्रोब्स को। इयोसिनोफिल्स की अगर मैं बात करूं तो इट रेजिस्ट द इन्फेक्शन एसोसिएटेड विद द एलर्जिक रिएक्शन। फाइन। बेसोफिल्स की बात करूं तो ये सबसे कम होते हैं, रिलीज हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपारिन, ये तीनों कंपोनेंट्स आपको याद रखने हैं। कौन रिलीज करता है, आपके बेसोफिल्स रिलीज करते हैं और ये इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। वहीं पे एक ग्रेनुलोसाइट्स की अगर मैं बात करूं तो एक ग्रेनुलोसाइट्स में आपके दो आ जाते हैं, दैट इज लिम्फोसाइट्स एंड द मोनोसाइट। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो 20 to 25% होता है। एंड ये दो तरीके के होते हैं, दैट इज बी सेल्स एंड द टी सेल्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स। मोनोसाइट्स जो होते हैं ये फेगोसिटिक होते हैं जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, एंड ये सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। Now let's go towards the last topic, that is the platelets। तो प्लेटलेट्स को आप और क्या बोलते हो, प्लेटलेट्स को आप थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हो। सो these are also called the thrombocytes। सेल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगा कैरियोसाइट्स। बेसिकली एक बहुत बड़ा सेल होता है, मेगा कैरियोसाइट होता है, जिसके बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं जिससे कि थ्रोम्बोसाइट का फॉर्मेशन होता है, जिससे कि थ्रोम्बोसाइट का फॉर्मेशन होता है। एंड ये आपके बेसिकली स्पेशल सेल्स होते हैं मेगा कैरियोसाइट्स, जो कि बोन मैरो में प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा भी सकता है, आज तक कभी पूछा नहीं गया, बट स्टिल तुम्हें नहीं पता तो पूछा जा सकता है। ठीक है। ब्लड नॉर्मली इसमें बेसिकली थ्रोम्बोसाइट की क्वांटिटी कितनी है, तो इट 1,50,000 टू 3,50,000 प्लेटलेट्स पर मिलीमीटर क्यूब। ओके, so platelets can release a variety of substances, most of which are involved in the coagulation or clotting ऑफ ब्लड। ये बेसिकली आपके कोगुलेशन या फिर क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। अ रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू द क्लॉटिंग डिसऑर्डर। अगर इनका क्वांटिटी कम हो जाती है तो हमारे बॉडी में क्लॉटिंग डिसऑर्डर, खून का थपका बनना कम हो सकता है, खून का जमना कम हो सकता है। मतलब बेसिकली चोट वोट अगर लग जाएगी तो टाइम से वुंड की हीलिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, विच विल लीड टू द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में से बहुत सारा खून बह सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर प्लेटलेट्स। लेट्स रिवाइज इट फ्रॉम अ पीपीटी। तो अगर मैं प्लेटलेट्स की बात करूँ तो की पॉइंट्स क्या क्या हो गए, एक तो सेल फ्रेगमेंट
जो है वो आपके सेल फ्रेगमेंट से बनता है ये, ठीक है। मेगा कैरियोसाइट जो कि बोन मैरो में प्रेज़ेंट रहता है, इसके काउंट 1,50,000 टू 3,50,000 पर मिलीमीटर क्यूब रहता है। ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, रिलीज़िंग क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है इसका कि अगर लो प्लेटलेट रहेगा तो ब्लड डज़ नॉट क्लॉट प्रॉपर्ली और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आई होप लेक्चर अच्छा लगा होगा, प्लस मेरा जो समरी एनसीईआरटी से मैंने तुम्हें समझाया वो भी अच्छे समझ में आई होगी। अगर तुम लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो अगर तो पूरे के पूरे नोट्स की पीडीएफ चाहिए जो मैंने आज पढ़ाया है, वीडियो लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो राइट द वीडियो लेक्चर पीडीएफ। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ समरी की पीडीएफ चाहिए तो राइट समरी पीडीएफ। तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी जिससे आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो और पढ़ सकते हो। सो थैंक यू सो मच। अगर इसी तरीके से वीडियो आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू सो मच।